जय गुरुदेव बच्चों। पिछली वीडियो हमने विशेषण के बारे में पढ़ा। विशेषण के भेद, उसकी अवस्थाएं उदाहरण के माध्यम से हमने समझी। अब हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखनी है और कुछ उदाहरण इसमें देने हैं। और दूसरा है, संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए। इसमें भी संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण देने हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द में विशेषण को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में कुछ वाक्य दिए हुए हैं। उन वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन दी हुई है। उन अंडरलाइन शब्दों की हमें विशेषण बताना है कि किस शब्द में कौन सा विशेषण है। जैसे कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर 30 के नीचे अंडरलाइन दी हुई है। हमें बताना है कि 30 जो है वो किस प्रकार का विशेषण है। मोहन तीसरी पंक्ति में बैठा है, यहाँ तीसरी के नीचे अंडरलाइन दी हुई है और ये बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। दूध में चीनी कम डालना, राजेश भला आदमी है, भारत में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग अधिक पाए जाते हैं, किसान के पास 10 बीघा जमीन है, मम्मी ने बनारसी साड़ी पहनी है, उस पुस्तक में क्या लिखा है, वे लड़के बहुत अच्छे हैं, उस दुकान पर बीकानेरी भुजिया मिलती है, रामू श्यामू से दुगना बड़ा है, मेले में बहुत लोग थे। इस तरह इन वाक्यों में, इन सेंटेंसों में कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन दी हुई है। उन शब्दों की हमें विशेषता बतानी है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है विशेषण। चौथा जो क्वेश्चन है, विशेषण की अवस्थाओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हमें विशेषण की अवस्थाएं बतानी है और उनको उदाहरण के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से उनके बीच अंतर स्पष्ट करना है। अगला जो है टॉपिक हमारा क्रिया है। इसमें हम क्रिया की परिभाषा, उसके भेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया। क्रिया जो होती है वो संस्कृत की जो धातु है जिसे क्रिया का मूल रूप कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के पीछे ना प्रत्यय जोड़ करके और क्रिया का निर्माण किया जाता है। और क्रिया की परिभाषा, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। प्रकार, क्रिया के अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार होते हैं, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर और काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। प्रत्येक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अकर्मक जिस क्रिया में कर्म नहीं हो, ए प्लस कर्म, ए प्लस कर्म। अकर्मक जिस क्रिया में कर्म नहीं हो, जैसे ए प्लस कर्म प्लस अक, अर्थात ए मतलब नहीं, ए उपसर्ग है, कर्म मूल शब्द है, कर्म और अक इसमें प्रत्यय है। जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा है सकर्मक, से प्लस कर्मक, से प्लस कर्म प्लस अक, से यानी साथ, कर्म यानी कर्म। जिस क्रिया के साथ में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब कर्म नहीं होगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा, अर्थात जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चलेगी, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है। जैसे कविता हंसती है, इसमें
हम देखते हैं कि कविता जो है क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। तो क्रिया जो हंसना वो भी किस में है, स्त्रीलिंग एक वचन में है। अगर इसमें कहा जाए राम हंसता है, राम हंसता है, इसमें राम जो है पुल्लिंग है, हंसता है ये जो पुल्लिंग एक वचन होने के कारण, और ये क्रिया भी जो है वो पुल्लिंग एक वचन में है। तो इस तरह जिस वाक्य में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार रहे, अर्थात कर्ता पर जिसका प्रभाव पड़े और उस जिसमें कर्म नहीं हो, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। बच्चा रोता है, आदमी बैठा है, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। इसकी एक पहचान ये होती है कि हम अगर मान लो हमें पता नहीं है कि वाक्य में ये अकर्मक है या सकर्मक क्रिया, तो इसकी सीधी सी पहचान है, हमें एक तो कर्ता लेना है, कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या और या किसे, ये दो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके और हम प्रश्न बनाते हैं, और उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, मतलब उसमें उस प्रश्न नहीं बनता है, तो मानो वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया। अगर प्रश्न बनता है और उसका उत्तर आता है, तो वो जो क्रिया होगी वो सकर्मक होगी। जो प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो उसका कर्म होगा। जैसे हम देखते हैं कुत्ता भौंकता है, तो हम इसमें कर्ता लेंगे कुत्ता, भौंकता है क्या है क्रिया, तो उसके बीच में क्या लगाएंगे, कुत्ता क्या भौंकता है, तो प्रश्न नहीं बनता। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो क्रिया है वो अकर्मक है। कविता हंसती है, कविता क्या हंसती है, तो इससे भी ये स्पष्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन नहीं बनने के कारण ये अकर्मक है। और इसमें क्या जो होता है ना, वो तो जो निर्जीव कर्म होता है उसके लिए होता है, और सजीव कर्म के लिए किसे। आगे देखेंगे हम सकर्मक क्रिया में, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी उपस्थित होने के कारण जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलती है। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, नीतू खाना बना रही है। इसमें भूपेंद्र जो है कर्ता है, और पी रहा है क्या है, क्रिया है, और इसमें दूध क्या है, कर्म। अब इसका हमने पता कैसे लगाया, अब इसमें हमने कर्ता देखा भूपेंद्र, भूपेंद्र क्या पी रहा है। इसमें अब हमने क्वेश्चन बनाया, भूपेंद्र क्या पी रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, इसका आंसर भी आ रहा है, क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। तो यहाँ दूध जो है वो कर्म है। नीतू खाना बना रही है, नीतू क्या बना रही है, तो खाना बना रही है, तो वो कर्म है। खाना क्या है इसमें, कर्म। दूध और खाना क्या है इसमें, कर्म। अब देखते हैं कि जो सकर्मक क्रिया होती है ना, उसके दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है, यहाँ पर दुष्यंत करता है, क्रिया क्या है, कर रहा है, भोजन क्या है इसमें, कर्म। एक ही कर्म उपस्थित होने के कारण ये एक कर्मक क्रिया है। हमने जो ऊपर जो उदाहरण देखे, भूपेंद्र दूध पी रहा है, नीतू खाना बना रही है, इन दोनों वाक्यों में भी एक ही कर्म है, तो इस तरह ये एक कर्मक क्रिया हो गई। राकेश पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, एक कर्म है, तो इस तरह इसमें एक कर्मक क्रिया है।
अगला जो है द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ छात्रों एवं भूगोल दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, अतः पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया है। बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो द्विकर्मक क्रिया होती है ना, उसमें एक सजीव कर्म होता है और एक निर्जीव कर्म होता है। इसका पता हम कैसे लगाएंगे? इसमें हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो जैसे अध्यापक जी किसे तथा क्या पढ़ा रहे हैं। अब इस वाक्य में, इस क्वेश्चन में हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि किसे तथा क्या। तो किसे पढ़ा रहे हैं? छात्रों को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो यह जो किसे शब्द आया है वो सजीव कर्म, छात्र क्या है? सजीव कर्म, और भूगोल क्या है? निर्जीव कर्म। तो निर्जीव कर्म के साथ क्या आया है और सजीव कर्म के साथ किसे आया है। तो सजीव कर्म के लिए किसे का प्रयोग होता है और निर्जीव कर्म के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है प्रश्न बनाने के लिए। तो इसमें जो द्विकर्मक क्रिया होती है उसमें दो कर्म होते हैं, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। जैसे मम्मी बच्चों को खाना खिला रही है, यहाँ पर मम्मी करता है, किसको खिला रही है? बच्चों को। क्या खिला रही है? खाना। इस तरह दो इसमें कर्म हो गए। तो दो कर्मक, ये द्विकर्मक क्रिया है। ये तो हमने इसमें, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो सकर्मक क्रिया वो अकर्मक क्रिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 9th के लिए, 8th 9th 10th तीनों ही क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ही अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स के माध्यम से और मुझसे पूछ सकते हो कि इसमें क्या समझ में नहीं आया। मैं और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस और इसके बारे में और पढ़ेंगे ध्यान से। थैंक यू।